तो प्यार दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं गुप्ता पीरियड, गुप्त काल, और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्यार दोस्तों किसके बारे में, गुप्ता काल के बारे में जो जानकारी देती है स्रोत है ना, उनके बारे में जो है हम कल पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के बारे में डिस्कस किया था, चर्चा किया था। तो आज से जो है प्यार दोस्तों हम गुप्त वंश, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जो है पढ़ेंगे और जानेंगे। तो ये जो गुप्ता वंश है प्यार दोस्तों, जैसे ही शकों और विदेशी आक्रमणकारियों का जो शासन वो धीरे धीरे अंत होने लगा, उनका विनाश होने लगा, तो ऐसा कहा जाता था या माना जाता है कि जो ये गुप्त काल या फिर गुप्त वंश के जो पूर्वज हुआ करते थे है ना, गुप्तों के जो पूर्वज हुआ करते थे वे किसानों के यहाँ सामंत रहा करते थे, यानी कि मंत्री का काम किया करते थे, मंत्री के पद पर रहा करते थे, ऐसा माना जाता है। लेकिन क्या सही फैक्ट है इसके बारे में उतना क्या कह सकते हैं कि इनके पूर्वजों के बारे में जानकारी उतना परफेक्ट नहीं मिल पाता। ऐसा माना जाता है कि वो किसके सामंत हुआ करते थे, कुषाणों के, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जो होने वाला है गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के अगर बात करें टाइम पीरियड की, तो वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या है 319 ईस्वी से लेकर 6ठी शताब्दी तक। ओके, तो कुषाणों है ना एवं शकों के अंत होने के बाद या फिर उनका शासन जो है जैसे जैसे कमजोर होने लगा, उसके बाद जो है क्या हुआ कि भारत में जो है मगध साम्राज्य के बाद, किसके बाद, मगध साम्राज्य के बाद जो है 3 नए साम्राज्यों का उदय हुआ है ना। 3 नए राज्यों का जो है साम्राज्यों का क्या हुआ, उदय हुआ। और वो कौन कौन से थे, तो भारत के पश्चिम भारत में जो है नाग वंश का उदय हुआ। ओके, और फिर दक्षिण भारत की बात करें तो वहां गुप्त वंश और वकाटक वंश का जो है उदय हुआ। और फिर बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में जो है गुप्त वंश का उदय हुआ। ऐसे माना जाता है या फिर जाना जाता है कि मगध साम्राज्य के बाद जो है भारत में प्रमुख 3 राज्यों का जो है क्या हुआ, उदय हुआ। कौन कौन, एक पश्चिमी भारत में नागवंश, दक्षिण भारत में गुप्त वंश और वकाटक वंश, उत्तर भारत में गुप्त वंश का उदय हुआ। तो जो भी साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं गुप्त वंश के बारे में जानकारी देने वाले, उनमें से जो प्रमुख स्रोत है ना, तो ज्यादातर स्रोत जो है प्यार दोस्तों गुप्त वंश के कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य से ज्यादातर मिले हैं। ओके, इसलिए ये माना जाता है कि उनका जो है ज्यादा बोलबाला उत्तर भारत में था, किनका, गुप्तों का। तो अगर बात करें कि अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार है ना, अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार जो है इनके कह सकते हैं कि कौन से वर्ण के थे, कौन से जाति के थे, इसके लेकर जो है अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग मत प्रदान किया गया है, अलग अलग बात बताया गया है। लेकिन सबसे जो है सबसे सटीक कह सकते हैं, सबसे सार्थक कह सकते हैं, वो प्रभावती का जो ताम्रपत्र है उसके अनुसार जो बताया गया उसको माना जाता है। तो बात करें कि अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार जो है इन्हें क्या क्या कहा गया है, तो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार जो है, किसी इतिहासकार के अनुसार जो है क्या कहा गया, इन्हें जाट कहा गया है, और दूसरे अन्य इतिहासकारों के द्वारा कुछ इतिहासकारों के द्वारा जो इन्हें क्षत्रिय वर्ण कहा गया है, और कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो है इन्हें गुर्जर जाति का माना गया है या फिर बताया गया है। लेकिन सबसे प्रभावशाली मत जो है, सबसे प्रभावशाली बात जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, प्रभावती के ताम्रपत्र लेख से जो है हमें प्राप्त होता है। और उसमें जो है प्रभावती के ताम्रपत्र लेख में क्या बताया गया है, गुप्तों को धारण गोत्र का बताया गया है। क्या धारण गोत्र, मतलब कि वैश्य वर्ण का जो है बताया गया है या फिर वर्णन हमें मिलता है, किसका, वैश्य वर्ण और धारण गोत्र से ये संबंधित थे। कौन, गुप्त वंश के लोग है ना, गुप्ता लोग।
तो इस तरह से अगर बात करें कि फाउंडर, इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक की बात करें तो संस्थापक माना जाता किसको, श्री गुप्त को। किसको, श्री गुप्त को जो है गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसी का जो है सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, सर्वप्रथम सबसे पहले जो है उल्लेख गुप्त वंश के बारे में जो है किसका उल्लेख मिलता है, श्री गुप्त का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। और इस श्री गुप्त ने जो है महाराजा की उपाधि भी धारण की थी। किसकी उपाधि, महाराजा की उपाधि धारण की थी। और श्री गुप्त के बाद अगर बात करें तो इसका जो उत्तराधिकारी बना, इसी का पुत्र घटोत्कच है ना, इसका जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी बना वो कौन बना, इसका पुत्र था जिसका नाम था घटोत्कच। क्या, घटोत्कच। और इस घटोत्कच ने भी जो है महाराजा की उपाधि धारण किया था। किसका उपाधि धारण किया था, महाराजा की उपाधि धारण किया था। लेकिन ये तो हम पढ़ रहे हैं संस्थापक के बारे में, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर किसी को माना गया या फिर जाना जाता है वास्तविक संस्थापक के रूप में, एक्चुअल फाउंडर के रूप में किसका, गुप्ता डायनेस्टी का, तो वो थे कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन, चंद्रगुप्त प्रथम वाज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड। इनका शासन काल की बात करें तो इनका शासन काल, रूलिंग पीरियड कितना से कितना था, 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। कितना, 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक जो है इनका शासन काल रहा, टाइम पीरियड रहा। और इन्होंने जो है जैसे ही गद्दी पर बैठा है ना, अपने शासन करने के लिए जो है क्रोन पर, गद्दी पर जैसे ही बैठे, अपना शासन व्यवस्था संभाले, तो उसी वर्ष है ना, जिस वर्ष ये गद्दी पर बैठे उसी वर्ष जो है इन्होंने किसका शुरुआत किया, गुप्त संवत का जो है शुरुआत किया, या मतलब कि गुप्त संवत एक जो कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर, उसको चलवाया है ना। कब, 319 ईस्वी में ही ये शासक बने थे और उसी वर्ष जो है इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की। और बात करें प्यार दोस्तों कि चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, तो इन्होंने जो है उपाधि धारण किया था किस चीज का, महाराजाधिराज है ना, महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम में। और चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है शादी जो किया था, किससे किया था, कुमार देवी से। किससे, कुमार देवी के साथ इनका विवाह हुआ, शादी हुआ चंद्रगुप्त प्रथम की है ना, जो कहाँ की राजकुमारी हुआ करती थी, लिच्छवी की। कहाँ की, लिच्छवी की जो है राजकुमारी हुआ करती थी कुमार देवी। इन्हीं के साथ जो है इनका विवाह संपन्न हुआ, शादी हुआ किसका, चंद्रगुप्त प्रथम का है ना। और यही वो शासक है जिसने जो है स्वर्ण सिक्के चलाने का जो है काम गुप्त वंश में सर्वप्रथम किया था है ना। तो स्वर्ण सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक था। मतलब कि इन्होंने जो है अपने शासन काल में जो है गुप्त वंश में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाने का काम किए थे। कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इस तरह से हमने देखा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, जिनका जो है कार्यकाल 335 ईस्वी तक चला। और 335 ईस्वी के बाद जो है इनका बेटा इनका उत्तराधिकारी बना और गुप्त वंश का अगला शासक भी बना। तो हम अब बात करेंगे इनके पुत्र, इनके बेटे, जिनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में आप कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे है ना, जिसे क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो समुद्रगुप्त था, इसी चंद्रगुप्त प्रथम का जो है पुत्र हुआ करता था। तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये नाम कैसे पढ़ते हैं, इनके काल के अनुसार जो भी नाम, जैसे कि किसी का नाम अमित है तो पहले कोई अमित आया होगा, फिर उसके बाद कोई अमित आया होगा, फिर उसके बाद अमित आया। तो जैसे जैसे उनका क्रम मिलता है उस तरह से क्या देखने को मिलता है, उनका ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से नाम रखा जाता है इतिहास में। तो अगर बात करें समुद्रगुप्त की, किसकी, समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त जो शासनकाल इनका रहा 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक रहा। कितना से कितना, 335 से 375 ईस्वी तक। और इस चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है ये गुप्त वंश का अगला शासक भी
बने, है ना। और ये कौन थे समुद्रगुप्त? इसी चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हुआ करते थे। तो अब बात करेंगे हम समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी जो है कहा जाता है। और ये अपने सैन्य अभियान के लिए, है ना, आर्मी ऑपरेशन के लिए जो है ये प्रसिद्ध था पूरे अपने आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के देशों में, कह सकते हैं विश्व में भी, है ना। इसलिए दूसरे यहाँ के इतिहासकार इनको जान पाए। तो अपने सैन्य अभियानों के लिए जो ये क्या थे? बहुत ही प्रसिद्ध थे। और इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ, है ना, इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा जो है इनकी तुलना, है ना, किसकी तुलना? समुद्रगुप्त की तुलना जो है किससे की गई? इसकी तुलना जो है फ्रांस के महान राजा नेपोलियन से की गई। किससे? फ्रांस के महान राजा नेपोलियन से की गई। और तभी से जो है इस समुद्रगुप्त को क्या कहा जाने लगा? भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। और इस तरह से उनका नाम क्या पड़ गया? भारत का नेपोलियन लोग मानने लगे, कहने लगे। और इसके बाद जो है प्यारे दोस्तों, इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए जो है बहुत से राजाओं पर आक्रमण करके उन्हें पराजित भी किया। तो मेनली इन्होंने कहाँ कहाँ आक्रमण किया था इसके बारे में देखें तो इन्होंने जो है दक्षिणापथ कहने का मतलब है कि साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के 12 शासकों और उत्तरापथ, उत्तर भारत के 9 शासकों को जो है क्या किया था? पराजित किया था, हराया था, है ना। दक्षिण से 12 राजा शासक और उत्तर भारत में कितने शासक? 9 शासकों को जो है पराजित किया था, हराया था। और इन्हीं जीत के खुशी के लिए या फिर जीत का वर्णन करने के लिए, है ना, अपने विजयों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने जो है अपना राज दरबार, इनका जो हुआ करता था, कौन? हरिसेन। तो हरिसेन को बुलाया, है ना, अपनी जीत का वर्णन करने के लिए जो है दरबारी कवि इनका हुआ करता था, कौन? हरिसेन। उनको बुलाया और जीत का वर्णन करने को कहा। लेकिन ये वर्णन कहाँ करने के लिए कहा या फिर कहाँ किया गया? तो ये इनका जीत का जो वर्णन था, है ना, ये हमें देखने को मिलता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब कि प्रशंसा, है ना। तो प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है। और इसी प्रयाग प्रशस्ति को क्या कहा जाता है? इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलाहाबाद स्तंभ लेख। और इसके बाद जो है कितने राजाओं को इन्होंने हराया था? 12 और 9 21, है ना। 21 राजाओं को हराने के बाद जो है इसने क्या किया? विक्रमांक की उपाधि भी धारण की। किसकी उपाधि धारण की? विक्रमांक की उपाधि धारण की। और दक्षिणापथ मतलब कि दक्षिण भारत में जो है अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए जो है इसने क्या किया? 3 नीतियों का जो है अपनाया था, या फिर 3 नीतियों के तहत जो है इसने दक्षिण भारत पर अपना विजय प्राप्त किया था, शासकों को पराजित किया था। तो वो तीन नीतियां क्या थी? एक तो फर्स्ट ग्रहण। क्या था? ग्रहण का मतलब है कि शत्रु पर अधिकार, जो दुश्मन है उस पर क्या कर लेना है? अपना अधिकार कर लेना है। और दूसरा नीति क्या था? मोक्ष। क्या है? मोक्ष। शत्रु को मुक्त करना, मतलब कि उसको हरा करके अपना कब्जे में करके फिर उसको क्या कर देना है? मुक्त कर देना है। ये इसका दूसरा नीति था। और तीसरा नीति क्या था? तीसरा नीति अनुग्रह। क्या? अनुग्रह का मतलब है कि शत्रु का शासन लौटाकर दया करना, है ना। जो उससे शासन जीत के बाद ले लिया गया उसको वापस क्या करना है? लौटा करके उस पर दया दिखाना है। इस तरह से इसके 3 नीतियां हुआ करती थी, जिससे दक्षिण भारत में क्या हुआ? इसका साम्राज्य का। तो प्यारे दोस्तों, जैसे ही दक्षिण पर जो है समुद्रगुप्त ने क्या किया था? तीन नीतियों के तहत जो है वहां पर अपना साम्राज्य विस्तार किया था। उसके बाद जो है बताया जाता है समुद्रगुप्त में के बारे में कि ये क्या था? एक कवि भी हुआ करता था, है ना। क्या हुआ करता था? एक कवि भी हुआ करता था। क्यों कैसा माना जाता है? क्योंकि जो है
इसने कविराज की जो है उपाधि धारण की थी, है ना। किसकी उपाधि धारण की थी? कविराज की उपाधि धारण की थी। और इसको वीणा वादक भी माना जाता है, मतलब कि वीणा बजाने वाला जो है वीणा वादक भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो है इसने जो भी सिक्के चलवाए थे अपने शासनकाल में, है ना, उन सिक्कों पर जो है अपनी वीणा बजाते हुए जो है आकृति जो है इसने अंकित करवाई थी, है ना। वीणा बजाते हुए अपनी चित्र का जो है इसने उसमें छपाई करवाया था, कह सकते हैं, या फिर अंकित करवाया था। और इस वंश में जो है, कौन सा वंश? गुप्त वंश पढ़ रहे हैं। तो गुप्त वंश में जो है प्यारे दोस्तों सबसे ज्यादा किसी धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो वो था हिंदू धर्म, है ना। तो हिंदू धर्म का क्यों प्रचार प्रसार हुआ और कौन कौन से धर्म का प्रचार प्रसार हुआ हिंदू धर्म के अनुसार? तो शैव धर्म, है ना, शिव की भक्ति करने वाले शैव धर्म, विष्णु को मानने वाले विष्णु धर्म, और भागवत धर्म कृष्ण को मानने वाले, है ना। तो इन तरह के 3 धर्मों का जो है ज्यादा प्रचार प्रसार हमें देखने को मिलता है। कहाँ? इस गुप्त वंश में, है ना, गुप्ता काल में। क्यों? क्योंकि इन्हीं 3 धर्मों को मानने वाले जो है ज्यादातर अनुयायी पाए जाते थे इस गुप्त वंश में, है ना। और ऐसा बात है कि जैसे कि हमने देख रहे हैं हम, जैसे कि हिंदू धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, तो ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें जो है बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण नहीं प्राप्त था या फिर नहीं मिला। या इस वंश में जो है प्यारे दोस्तों गुप्त वंश में बौद्ध धर्म का भी जो है संरक्षण प्राप्त था। क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है समुद्रगुप्त के दरबार में जो है प्यारे दोस्तों एक बौद्ध भिक्षुक रहा करता था जिसका नाम था वसुबंधु। क्या? वसुबंधु, है ना। और फिर इस तरह से समुद्रगुप्त के बारे में हमने देखा। और समुद्रगुप्त की बात करें तो प्यारे दोस्तों इसके 2 पुत्र हुआ करते थे, एक रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त। कौन कौन? एक रामगुप्त और चंद्रगुप्त। इसी चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है ना। तो जैसे ही समुद्रगुप्त की मृत्यु होगी, इसका अंत होगा, है ना, तो उसके बाद जो है गुप्त वंश का अगला शासक, है ना, अगला उत्तराधिकारी कौन बनता है? रामगुप्त। कौन? रामगुप्त, समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र, है ना, क्या बनेगा? अगला शासक बनेगा गुप्त वंश का। तो इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों किसके बारे में? गुप्त वंश की कैसे शुरुआत हुई, एक्चुअल फाउंडर कौन था, और फिर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके बारे में भी हमने अच्छे से देखा। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतने ही रखते हैं और मिलते हैं एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। और प्यारे दोस्तों चैनल में नए हैं तो जरूर से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही बेल आइकन को भी एक्टिव जरूर कर ले। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।